हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में चल रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने पैसिव एब्जॉर्प्शन में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जिसमें दो डिफ्यूजन हम लोगों ने देख लिया था, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन बाकी रह गया था। आज मैं चल रही हूँ ऑस्मोसिस में। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ये है आपका ऑस्मोसिस। ये क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, इसके बाद सेम है, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। कैसे पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। सिंपल डिफ्यूजन में कुछ भी डिफाइन नहीं किया कि किस पार्टिकल्स का, कोई भी पार्टिकल्स, और उसके साथ ही सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। सब आराम से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस या सॉल्वेंट या सॉलिड कुछ भी डिफाइन नहीं करता, यानी तीनों तरह के मॉलिक्यूल्स उसमें भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन क्रॉस कैसे करते हैं इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। यहाँ कहता है ऑस्मोसिस में कि मूवमेंट है, लेकिन किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मीन्स सॉल्यूशन, दिमाग में लाइए, सॉल्यूशन, घोल। तो घोल जैसे वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, कॉमन एग्जाम्पल हम लोग यही लेते हैं। तो यहाँ पे चीनी और पानी का वो घोल, शरबत, दैट इज सॉल्यूशन। उसमें सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। एंड सॉलिड कौन हुआ? सॉल्ट या शुगर, जो भी। तो कहता है कि ये ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें बिल्कुल डिफाइन किए हुए है कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही क्रॉस कर सकते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर। और किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही क्रॉस करने देगा, चुन करके सॉल्यूट्स को आगे नहीं जाने देगा। यानी सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स या शुगर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस नहीं करने देगा, सिर्फ वाटर को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या वाटर के अलावे भी अदर लिक्विड भी हो सकते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में, यानी लिक्विड सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे तो वाटर ही होगा, वाटर एंड मिनरल्स। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ क्रॉस कर सकता है, कंसंट्रेशन तो वही है, हायर टू लोअर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये ऑस्मोसिस है, ये भी डिफ्यूजन का ही टाइप है। इन तीनों को इसके बाद एक्टिव एब्जॉर्प्शन बताने के बाद मैं थोड़ा कंपैरिजन करके बता देती हूँ। अब आ जाइए, ये तीनों हो गए सिंपल, फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस, तीनों हो गए डिफ्यूजन, टाइप ऑफ डिफ्यूजन या पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब आते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन में।
तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी मैं डिफाइन कर देती हूं पहले। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ये है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें कहता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अभी तक तीनों तरह के डिफ्यूजन जो मिले थे, 3 टाइप्स हमको, सब में था हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां कहता है कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जाना है इसको। लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो यहां इसको कैरियर प्रोटीन का हेल्प भी चाहिए। और जब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है तो एनर्जी नीड भी होगी। आप भीड़ से खाली जगह में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन खाली जगह से भीड़ में घुसने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ मॉलिक्यूल्स को भी लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है, इसका भी हेल्प लेता है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होती है। जो जबकि इन तीनों में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड एंड ऑस्मोसिस में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट भी है और फ्लो भी लोअर टू हायर है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये हो गया आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब आपके हो गए पैसिव एंड एक्टिव, या सब मिलाकर के 4 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन चारों को मैं थोड़ा सा एक साथ लिख करके थोड़ा डिस्टिंग्विश कर दूं, ताकि आप लोग के समझ में अच्छी तरह से आ जाए चारों का डिफरेंस। अब हम लोग देख लेते हैं सिंपल, फैसिलिटेटेड, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, चारों को एक साथ देखते हैं। यह है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, 1 2 3 4। यह है हमारा सिंपल डिफ्यूजन।
अब देखिए चारों कॉलम मैंने बना दिया डिफरेंस के लिए ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए आप लोग को। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो तीनों डिफ्यूजन के ही टाइप हैं। और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये तीनों हो गया पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये तीनों डिफ्यूजन के टाइप हैं, वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात जहां तक के आती है तो मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर सकता है, इसलिए इसमें हम लोग मेम्ब्रेन का चर्चा नहीं करते, मेंशन नहीं करते मेम्ब्रेन को, क्योंकि मेम्ब्रेन से इजिली ये क्रॉस कर जाता है आइदर सॉलिड और लिक्विड और गैस, किसी भी फॉर्म में हो, इससे आसानी से क्रॉस कर जाता है फास्फोलिपिड्स के थ्रू। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन में किसी भी फॉर्म में हो, ये मेम्ब्रेन के थ्रू फास्फोलिपिड लेयर के थ्रू क्रॉस कर जाता है। इसमें कैसे होते हैं ये तीनों, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में हो तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स सिंपल एंड अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में सिंपल एंड अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म के हों, वो आराम से मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं विदाउट एनर्जी। अब आइए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इसमें अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, इसमें होते हैं स्मॉल एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। स्मॉल एंड चार्ज सब्सटेंसेस, चार्ज मीन्स समझ रहे हैं प्लस या माइनस चार्ज वाले आयोनिक फॉर्म में, इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अलाउ नहीं करता इनको फास्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस करने के लिए, इसको अलाउ कर देता है क्योंकि इसमें अनचार्ज्ड और सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे स्मॉल लेकिन चार्ज सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए इसको मेम्ब्रेन क्रॉस करने में प्रॉब्लम है, फास्फोलिपिड बाइलेयर इसको अलाउ नहीं करता है। फॉर्म इसका भी तीनों होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसी भी फॉर्म में ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज सब्सटेंसेस हैं, इसलिए इसको मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तब ये कहां से क्रॉस करता है? प्रोटीन के थ्रू, परमिएजेज के थ्रू, और उस प्रोटीन को चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। चैनल प्रोटीन इसके द्वारा क्रॉस करता है चार्ज्ड सब्सटेंसेस या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ये कैसे क्रॉस किया? फास्फोलिपिड बाइलेयर्स के द्वारा। सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल सिंपल और अनचार्ज्ड होते हैं, इसलिए फास्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस कर जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्मॉल एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी इस पे प्लस या माइनस चार्ज होता है, इसलिए इनको फास्फोलिपिड बाइलेयर अलाउ नहीं करता है, तो ये प्रोटीन चैनल्स के थ्रू क्रॉस करते हैं। तीसरा देख लीजिए, इन दोनों में कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रही एनर्जी एक्सपेंडिचर। ऑस्मोसिस में भी मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करता है, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सब्सटेंस, सिर्फ लिक्विड सब्सटेंस को क्रॉस करने देता है, यानी सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर के सेंस में ही हो जाता है, तो ये सॉल्वेंट को ही क्रॉस करने देता है। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स में
इसको प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट नहीं, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नहीं, ये बस ऐसे ही क्रॉस कर जाता है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट। यहाँ प्लांट्स के सेंस में वाटर होते हैं, सॉलिड्स तो मिनरल्स होते हैं, तो उनको क्रॉस नहीं करने देता है, सिर्फ सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तीनों का डिफरेंस देखिए, तीनों में सिंपल और फैसिलिटेटेड में तीनों फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल्स, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट यानी लिक्विड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें सिंपल और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस कर जाता है। इसमें स्मॉल एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस, इसलिए इनको प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है, इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्रॉस करने नहीं देता। ऑस्मोसिस में सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता है, चूंकि सॉल्वेंट ही सिर्फ क्रॉस करेगा, लिक्विड फॉर्म में जो होगा, सॉलिड एंड गैस नहीं, तो ये तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है। इन तीनों में नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आइए, इसका तो मोड ही उल्टा है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है। अब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है तो इसको कैरियर की आवश्यकता होती है, तो तब ये उस सिचुएशन में क्या करता है, इसको कैरियर प्रोटीन चाहिए। कैरियर प्रोटीन एंड इसको कैरियर प्रोटीन भी चाहिए और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी चाहिए, चूंकि लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है। इन तीनों में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं। ये अनचार्ज और सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है, मैं लास्ट बार बता रही हूं, इसलिए ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कहीं से भी क्रॉस कर जाता है, इसलिए यहां मेम्ब्रेन उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी तीनों फॉर्म में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो चार्ज सब्सटेंसेस होते हैं छोटे, बट चार्ज जब है आयनिक फॉर्म में तो स्मॉल ही होंगे, और उस पर प्लस या माइनस चार्ज होता है, इसलिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अलाउ नहीं करता है, तो ये चैनल प्रोटीन के थ्रू क्रॉस करते हैं। अब लिक्विड ऑस्मोसिस, तो इसमें सिर्फ लिक्विड अलाउ है, सॉलिड एंड गैस नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट आइदर वाटर और अदर लिक्विड सब्सटेंसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये भी कहीं से क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन सिर्फ लिक्विड वाटर या अदर लिक्विड सब्सटेंसेस। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन इन तीनों से अलग है, ये लो टू हाई कंसंट्रेशन जाता है, इसलिए इसको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी होती है, तो एनर्जी तो इन द फॉर्म ऑफ लिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होता है। एक बात मैं और समझा दूं थोड़ा सा कि चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन दोनों में डिफरेंस है। चैनल प्रोटीन मैं आपको बताई थी उस दिन भी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स जो होते हैं, इसके बीच बीच में प्रोटीन होते हैं, इसके बीच बीच में प्रोटीन होते हैं, और उसको परमेजेज कहते हैं। वो क्या करता है कि होल, छिद्र या पैसेज बनाता है, और इसके थ्रू विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट ये चार्ज पार्टिकल्स आराम से क्रॉस कर जाते हैं मेम्ब्रेन में, इस पार से उस पार, यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक छिद्र या पैसेज, होल या पोर होता है, इसको कहते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल यानी ये चैनल बनाया हुआ है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और यहाँ कैरियर प्रोटीन है, दोनों में डिफरेंस है तो दोनों कैरियर ही, लेकिन ये कैरी नहीं करता, ये रास्ता दे दिया आप सिर्फ अंदर चले जाइए आराम से, ये कैरी करता है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होता है, और ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है कि मेम्ब्रेन के दूसरे तरफ से आयंस या मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ लेता है, और फिर उसके दूसरे तरफ अंदर ले जा करके उसको छोड़ देता है, इसलिए इसको कैरियर प्रोटीन कहा जाता है।
और यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि वो ले जा रहा है, उसके जुड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और फिर उधर जा करके वो छोड़ के फिर वापस आ जाता है। वहाँ स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज होता है, हायर क्लासेस में मिलेंगे, बताऊंगी। तो ये हो गया आपका सिंपल फैसिलिटेटेड ऑस्मोसिस एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इतने तरह से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में, या फिर उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन में ये सारे फंक्शंस या प्रोसेस काम करते हैं। इसके बाद हम लोग चले थोड़ा सा, कुछ फैक्टर्स भी हैं। मान लीजिए एब्जॉर्प्शन हो गया रूट में, अब इसके बाद वो 100 मीटर 150 मीटर हाइट तक प्लांट्स में ये वाटर एंड मिनरल्स जाएगा कैसे, तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड थोड़ा। अब एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसपोर्टेशन में 3 मेन फैक्टर्स हैं। आगे भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पे मैं 3 ही बता रही, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 10th तक इतना ही काफी है। आगे फिर बताऊंगी जब ट्रांसपोर्टेशन फुल पढ़ना होगा डिटेल तो। लेकिन यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, ये 3 फैक्टर्स हैं, रूट प्रेशर, कोहेशन अधेशन थ्योरी एंड ट्रांसपिरेशन पुल। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हम लोग देखेंगे मेन। रूट प्रेशर, अब रूट प्रेशर क्या है, कोहेशन एंड अधेशन थियरी क्या है, और ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। आप रूट प्रेशर को, ये दोनों शायद आपको पता हो, क्योंकि ये वायु के अलावे भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप। लेकिन रूट प्रेशर का मतलब होता है रूट, जड़ के सेल में जो प्रेशर एराइज होता है वाटर एब्जॉर्प्शन से, मिनरल एब्जॉर्प्शन से, दैट्स कॉल्ड रूट प्रेशर। प्लांट्स के रूट में वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन के कारण उसमें जो प्रेशर उत्पन्न होता है, उसके दीवार पे जो प्रेशर पड़ता है, दैट्स कॉल्ड रूट प्रेशर। मैं रूट प्रेशर को डिफाइन कर दे रही हूँ। रूट प्रेशर में डिफाइन कर दे रही हूं। ये देखिए आपका है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या कहता है, रूट प्रेशर इज ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल ऑफ रूट्स। रूट प्रेशर जड़ का दबाव, जड़ का कैसा दबाव, कहाँ दबाव, जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, मिट्टी के अंदर जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस के द्वारा, तो फिर क्या होता है, अंदर जाने के बाद पानी जितना ज्यादा भरते जाएगा सेल के अंदर, तो सेल के दीवार पे दबाव डालेगा ना, दैट इज रूट प्रेशर। लेकिन कहता है कि ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन जो ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, दैट इज द काउज ऑफ रूट प्रेशर। उसके कारण रूट के सेल्स के अंदर, विद इन द सेल ऑफ रूट्स, रूट के सेल के अंदर दबाव पड़ता है, सेल के दीवार पे, ऑस्मोसिस के कारण
ऑस्मोसिस के कारण जो सेल के दीवार पे वाटर इन करता है, तो जो दबाव पड़ता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। चूंकि ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर सेल के अंदर इन करते हैं और वहां सेल की दीवार पे दबाव डालते हैं, दैट इज रूट प्रेशर। लेकिन ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहते हैं। क्यों? इसलिए कि सेल के अंदर जब वाटर इन करता है तो ये हर तरफ उसके दीवार पे दबाव डालता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर की ओर दबाव डालता है, ये ट्रांसवर्स वाल पे भी प्रेशर डालता है, और इसलिए इसको ट्रांसवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। विद इन द सेल, सेल के अंदर, जड़ के सेल के अंदर, यह है रूट प्रेशर। तो इसके कारण क्या होगा, वाटर अंदर की ओर जाएगा तो चारों तरफ अगर प्रेशर पड़ेगा तो फिर ये वाटर क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर पुश करेगा। अगर चारों तरफ टर्जिड हो गए, सेल फुल हो गए, तो फिर वो आगे की ओर उस पर प्रेशर डालेगा ना, आगे पुश करेगा, यानी अनदर सेल में, दूसरे सेल में। फिर वो भी इसी तरह से रूट प्रेशर के कारण टर्जिड हो जाएगा, तो फिर आगे तीसरे सेल में। इस तरह से रूट प्रेशर एक फैक्टर है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, एसेंट ऑफ सैप का, क्योंकि ये कंटिन्यू काम करते रहता है। वाटर एब्जॉर्प्शन सॉइल से होते रहते हैं और ये आगे की ओर प्रेशर डालते रहता है। रूट प्रेशर के कारण ही अगर ये ग्रीन स्टेम्स या जो सॉफ्ट स्टेम है उनको कट कीजिएगा तो उससे वाटर, ये ड्रॉपलेट वगैरह निकलते हैं, क्योंकि प्रेशर पड़ते रहता है, रूट प्रेशर उन पे पड़ते रहता है, यानी ये ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। लेकिन ट्रांसफर्स वाल पे प्रेशर डालते हैं और फिर वो जब टर्जिड हो जाते हैं तो फिर ऊपर की ओर प्रेशर डालते हैं। इसमें टर्जर प्रेशर वगैरह सारे आ जाते हैं, लेकिन फुल चैप्टर जहां पढ़ना है तो वहां हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया रूट प्रेशर, एक फैक्टर हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा कहता है कोहेशन एंड अधेशन थ्योरी। कोहेशन एंड अधेशन, आप इसको जानिए। कोहेशन, कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। जैसे पानी के अणु आपस में आस पास पास जुड़े होते हैं, वो अलग नहीं होते। आप उसको अगर एक ग्लास से दूसरे ग्लास में उसको डालना भी चाहते हैं तो फिर वो एक करंट के रूप में, कंटिन्यू धारा के रूप में निकलता है, ना कि वो अलग से अलग अलग होकर के निकलता है। चूंकि कोहेसिव फोर्स के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो आपस में जब जुड़े रहेंगे और रूट प्रेशर नीचे से पड़ रहा है तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींचते रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। 10 आदमी हाथ जोड़ के खड़े हैं, अगर अगला आदमी खींच रहा है तो सारे लोग जुड़े हुए हैं, खींचेंगे एक दूसरे को, दैट इज कोहेसिव फोर्स। तो ये दूसरा हो गया कोहेसिव फोर्स। अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स या सेम मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हो जाएगा अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। एडहेशन यानी एडहेसिव फोर्स, तो ये दोनों एक साथ काम करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में साथ में जुड़े हुए खींचे चले जा रहे हैं कोहेसिव फोर्स के कारण। और एडहेसिव फोर्स में है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जिस चैनल में या वेसल्स में जहां पे भी है तो उसके दीवार के साथ भी उसका एक बॉन्डिंग हो जाता है, एक फोर्स उसको खींचता है, एंड दैट इज एडहेसिव फोर्स। इसलिए दोनों साथ में कोहेशन एंड एडहेशन थ्योरी हो जाते हैं। तो कोहेसिव फोर्स हो गया अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, और ये हो गया अट्रैक्शन टू अनदर मॉलिक्यूल्स, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन। तो रूट प्रेशर नीचे से दबाव डाल रहा है, कंटिन्यूअस वाटर एब्जॉर्ब करके, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर धक्का दे रहा है, टर्जिड होकर सेल दूसरे सेल में, तीसरे सेल में। कोहेसिव थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोहेशन और एडहेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को कंटिन्यू खींचते चले जा रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे। एडहेसिव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो चैनल जाइलम का, वेसल्स का सेल वाल जो है वो भी इसको खींच रहा है, उसके साथ भी बॉन्डिंग बन जाते हैं। अब तीसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। मैं थोड़ा सा लिख दूं, कोहेसिव फोर्स,
ये कोहेसिव फोर्स हो गया अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, अधेसिव फोर्स हो गया अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू वेसल वॉल। अब इसके बाद आ जाइए थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन पुल में, इसको भी देख लें। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है? ट्रांसपिरेशन आप लोग जानते हैं कि लीफ में या सारे लीव्स में स्टोमाटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन, वाटर गैसियस फॉर्म में बाहर निकलता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो अगर एक सेल का सारा वाटर ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाता है तो पास वाले सेल से वाटर वो खींचेगा ना, फिर इसका अगर खाली हो जाता है तो नीचे वाले से खींचेगा, यानी कंटिन्यू ट्रांसपिरेशन होते रहता है और उसके कारण उसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है जो अपने पास के सेल से एक दूसरे से लगातार पानी खींचते रहता है और उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में बड़े से बड़े वृक्ष में 100 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर तक ऊंचाई तक लगातार आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वाटर एंड मिनरल्स का। किसके कारण? रूट प्रेशर के कारण नीचे से धक्का देना स्टार्ट किया लगातार। कोहेसिव एंड एडहेसिव थ्योरी, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, प्लस एडहेसिव थ्योरी भी वहां काम करता है, वेसल्स के वाल भी नहीं छोड़ रहे, उसको अट्रैक्ट करते जा रहे हैं कंटिन्यू। और ट्रांसपिरेशन पुल जितना हाई होगा वाटर एब्जॉर्प्शन उतना हाई होता है, जितना तेजी से वाटर एब्जॉर्प्शन होगा समझिए ट्रांसपिरेशन पुल उतना ज्यादा है, यानी बाष्पीकरण उतना ज्यादा हो रहा है तो वहां वाटर का खपत हो रहा है, तो फिर नीचे से एब्जॉर्प्शन भी तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इसको मैं अब यहीं पे छोड़ दे रही, नेक्स्ट क्लास में मैं चलूंगी ब्लड सर्कुलेशन में। इसमें और कुछ खास है नहीं, मैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही बता दी हूँ ताकि आपके समझ में सही से आ जाए। जैसे ऑस्मोसिस वगैरह का डिफरेंस दिमाग में रखिएगा। और हम लोग चलेंगे सर्कुलेशन में, हायर क्लास में चलेंगे, ये तो अलग से चैप्टर ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।